हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वेलकम टू एजुकेशन विद रानी में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हो या फिर अगर आप किसी भी टेट, रीट या फिर किसी भी DSSB मतलब किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, और हर एग्ज़ाम में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से कम आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही हैं MCQ। ठीक है, और अगर आप कॉलेज में हो, बीएड कर रहे हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, तो जब हम ये नाम सुनते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, तो हमारे सामने सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि ये क्यों आया। आखिर अगर हम कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा। बिना उद्देश्य के तो कोई भी चीज़ हम लागू नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे किसी भी चीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही होगी, उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई भी नीति लाई जाती है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, जब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की जब बात की जाती है ना, तो सबसे पहले अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा लाया गया, तो ये लाया गया था फ्रेंड्स आपका, ये किसके द्वारा लागू किया गया, तो फ्रेंड्स ये लागू किया गया था आपका NCERT के द्वारा। ठीक है, अब ये PDF में ना आपको जितने भी क्वेश्चन है कि इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या पर्पस है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत ये लाया गया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक बार आप देख लीजिए ये पूरा ओवरव्यू फ्रेंड्स। ये PDF मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन प्रिपेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये, और जितने भी आपके डाउट सेशंस वगैरह हैं, अगर कोई भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक। अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके बारे में किसने वर्णन किया, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, उनका एक निबंध था, ऐसे जो था उनका, सिविलाइजेशन ऑन एंड प्रोग्रेस, यानी कि सभ्यता और प्रगति, जिसके अंतर्गत इन्होंने बात की अपने निबंध में। और इन्होंने ये कहा कि हमें इस बात पर फोकस करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे क्रिएटिव हो, हमें बच्चों की क्रिएटिविटी पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बच्चों को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं बट बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों को वो चीज़ समझ आनी चाहिए, बच्चे क्रिएटिव हों, हर चीज़ को वो क्रिएटिव, उसके अंदर क्रिएटिव, इनोवेटिव, संज्ञानात्मक विकास, इन सब चीज़ों की बात करता है। मेंटल डेवलपमेंट की बात करता है, उसके इमेजिनेशन पावर की बात करता है, जनरस जॉय की बात करता है वो। ठीक है, यानी कि बच्चों को जितनी भी चीज़ें कराओ ना, आप ऐसे कराओ कि बच्चे मज़े मज़े में सारी चीज़ों को सीख भी जाएं और उनको पता भी ना चले। जैसे प्लेवे मेथड है आपका, किंडरगार्टन मेथड है ना। आप ये सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हो आप, राइट। आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज़ कर सकते हो, आप डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी जो टीचिंग है वो और इफेक्टिव हो। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो ताकि ये जो चीज़ें हैं, क्रिएटिव स्पिरिट है और जनरस जॉय जो है, ये जो तत्व हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये पहुंचाए जा सके। अब फ्रेंड्स, आपका ये एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है एग्ज़ाम में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है फ्रेंड्स कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो था वो किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत लाया गया, इसे किसने लागू किया, इसे कब लागू किया, ये सारे प्रश्न जो है ना, ये हमारे दिमाग में आते हैं जब हम इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो था वो भारत की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा लाया गया। इससे पहले भी अन्य नीतियाँ आई थी शिक्षा नीतियों में सुधार के लिए, जैसे कि 1975 में, 1988 में, 2000 में, और फिर उसके बाद 2005 में आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये इसलिए आया था ताकि जो करिकुलम की जो प्रणाली है स्कूलों में जो पहले अपनाई जाती थी, रटन प्रणाली, लेक्चर मेथड, सिर्फ बच्चों को अगर हम हर चीज़ रटवाएं तो बच्चों की नॉलेज डेवलप बिल्कुल भी नहीं होगी। वो अंशकालिक समय के लिए तो चीज़ों को याद रखेंगे, लेकिन अगर हम उनके लॉन्ग लाइफ की बात करें तो वो बिल्कुल भी उन्हें याद नहीं रहेगी, वो भूल जाएंगे। अक्सर आप देखते हो, जैसे कि मान लो मैंने क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया, राइट। अब अगर मैं आप क्लास में जा रही हूँ, ठीक है, और मैं एक लेसन डिलीवर कर रही हूँ,
छोटे बच्चे हैं और मैं अगर उनको बोलूँ कि बेटा आप याद करो फैमिली क्या है, फैमिली के टाइप्स क्या हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो बच्चे भले ही उसको मतलब रट ले, बट उनको अगर वो समझ ना आए तो क्या फ़ायदा है। लेकिन वहीं अगर मैं उन्हें बोलूँ कि बच्चों ये एक फैमिली ट्री है, यहाँ पे आपको पेस्ट करके लानी है अपने मदर की ट्री, अपने मदर की फ़ोटो, फादर की फ़ोटो, आपकी फैमिली में कौन कौन से लोग हैं उन सब की फ़ोटो लगानी है, ठीक है। अब मैंने उनको बताया कि बेटा स्मॉल फैमिली क्या होती है ना, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या है, लार्ज फैमिली क्या है, सब चीज़ें उनको मैंने बता दी। तो फ्रेंड्स, अब वैसे ही अगर आप क्लास में एक लेसन पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप उनको बता रहे हो कि ग्रीन प्लांट जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, स्टोमेटा क्या है, प्रोटीनी पोर्स होते हैं उसके अंदर जो पाया जाता है वो क्या होता है, स्टोमेटा होता है। आप सारी चीज़ें उनको जो बता रहे हो वो आपने क्या किया, आपने उसको ड्रॉ के माध्यम से समझाया। या अगर आप क्लास में समझा रहे हो कि व्हाट इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, तो आपने उसको ड्रॉ बना के समझाया कि बेटा लिविंग थिंग क्या होता है। लिविंग थिंग वो होता है जो चलते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो मूव करते हैं, जिनके अंदर जान होती है, जो खाना खाते हैं। तो आपने उन सारी चीज़ों को क्या किया, आपने उसको समझाया ड्रॉ के माध्यम से, ठीक है। आपने उसको समझाया कि बेटा देखो जैसे बॉल है ना, या फिर पेंसिल है, तो जो चीज़ें जान नहीं होती जिनमें, है ना, वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग, और जिनमें जान होती है वो होते हैं आपके लिविंग थिंग। आप हर चीज़ अगर बच्चों को ड्रॉ के माध्यम से समझाओगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है आपका ब्लैक बोर्ड, राइट। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जिसकी हेल्प से आप उनको समझा सकते हो। क्लास में अगर आप ग्लोब के बारे में समझा रहे हो तो आप उस ग्लोब से समझाओगे, टीचिंग एड्स का प्रॉपर यूज़ करोगे तो बच्चे उसको लॉन्ग लाइफ तक याद रखेंगे। बच्चे अगर खुद करके सीख रहे हैं तो बच्चे उसको लॉन्ग लाइफ याद रखेंगे। लेकिन बच्चे अगर सिर्फ ऐसे ही, आप देखते हो ना मूवीज़, हमें मूवीज़ की स्टोरी बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि वो हम देख भी रहे होते हैं, है ना, और वो इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं हम। वहीं अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो कुछ तो वो अगर उनको याद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग वे में नहीं है। तो हमें ये फोकस करना है कि हम बच्चों को जो भी पढ़ाएं वो हमें उनको करके सिखाना है। बच्चे खेल खेल में सीख भी जाए और उनको पता भी ना चले, इंटरेस्टिंग वे में सिखाना है, ऐसे सिखाना है कि वो लॉन्ग लाइफ तक उन्हें याद रहे, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम जो था ना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए ये लाया गया था, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहता है कि बच्चों को जितनी भी चीज़ें सिखाई जाए ना, वो उनको रटवाई ना जाए, बल्कि वो उनको इस तरीके से सिखाई जाए कि वो उनको उनके संज्ञान का विकास, उनको लॉन्ग लाइफ याद हो। अब अगर बच्चों के लिए जैसे आप बुक्स का निर्माण कर रहे हो तो बच्चों की बुक्स कैसी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख करके बुक का निर्माण किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे ही बुक बना दी। अगर बुक है तो ये देखना है कि अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सेकंड क्लास के, तो उनको कैसी बुक पसंद आएगी, जिसमें ईजी लैंग्वेज हो, जो कलरफुल हो, जिसमें आपकी पिक्चर्स हों, राइट, जो बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, जिसकी लैंग्वेज ईजी हो। ये सारी चीज़ें देखनी है हमें, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हमेशा बच्चे होते हैं। कभी भी हम हमेशा चाइल्ड सेंटर की बात करते हैं, कभी हम टीचर सेंटर की बात नहीं करते, ठीक है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या था? यही था कि जो पाठ्यक्रम की प्रणाली है इसको सुधार किया जाए, शिक्षा बिना बोझ के बच्चों को प्रदान की जाए। वो किसी स्ट्रेस में आकर के प्रेशराइज होकर चीज़ों को याद ना करें, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को याद करें, ठीक है, मज़े मज़े में सीखें वो। अब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? इसके अध्यक्ष थे आपके प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। इसके निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है। अब इसकी रूपरेखा के अंतर्गत क्या कहा गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ भी रखा है एग्जाम में कि इसकी अध्यक्षता किसके अंतर्गत की गई, तो प्रोफेसर यशपाल के अंतर्गत। इसके निर्देशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीएफ रूपरेखा जो थी इसके अंतर्गत क्या कहा गया, तो एनसीएफ जो है वो सभी भाषाओं में 8वीं अनुसूची में दिए गए अनुवाद के अंतर्गत आता है। एनसीएफ जो है वो किसकी बात करता है, इसका सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ की, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करता है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जीवन और ज्ञान के मध्य की जो दूरी है उसको समाप्त किया जाए। बच्चों का जो ज्ञान है ना, उसको सिर्फ हम किताबी पुस्तकों से जोड़े ना सीमित रखें, बल्कि उसके ज्ञान का हम बाहरी विकास करें, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करें, उसका कॉग्निशन, उसका सोशल, परसेप्शनल, ठीक है, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, सब चीज़ों का डेवलपमेंट करें। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार का विकास करना है हमें बच्चों का।
अब ये कहते हैं कि शिक्षा की जो प्रणाली है वो रटंत ना हो, यानी कि रटने की प्रणाली से बच्चों को मुक्त करना है। रटेंगे तो कुछ टाइम के लिए याद होगा, कोई नॉलेज डेवलप नहीं होगी, लेकिन अगर समझेंगे तो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। CCE की बात करता है, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करता है। कहता है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की बात करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो आप क्लास के दौरान लेते हो, जैसे कि आप क्लास में टेस्ट ले रहे हो, है ना, ओरल टेस्ट ले रहे हो, ब्लैक बोर्ड टेस्ट ले रहे हो, रिटन टेस्ट ले रहे हो, ये सब आता है आपका फॉर्मेटिव, जो आप क्लास के दौरान ले रहे हो। समेटिव असेसमेंट वो होता है जो आप परीक्षाओं में लेते हो, बच्चों को अंकित करने के लिए, बच्चों के मार्क्स परिणाम घोषित करने के लिए, वो होता है समेटिव असेसमेंट, जो साल में मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ऐसे होता है। ठीक है, आप इसके अंदर आप CCE करते हो, मतलब कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन लगातार करते रहते हो। क्यों करते हो? ताकि बच्चों के अंदर जो भी बच्चों को जहाँ समस्या आ रही है उसको पहचान सको, उसको डायग्नोस कर सको और रेमेडियल टीचिंग द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान कर सको। ठीक है, हो सकता है आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न क्या है, आपको अपना मेथड चेंज करना है, या बच्चों का स्ट्रेंथ कहाँ पे है, बच्चों की वीकनेस कहाँ पे, जहाँ बच्चों की वीकनेस है वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम दे करके, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा करके उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, NCF के सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? NCF के प्रमुख सिद्धांत ये हैं। NCF ये कहता है कि ज्ञान जो है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है, बच्चों को उसकी लाइफ के रिलेटेड एग्जाम्पल देने हैं। आप उससे कुछ पढ़ा रहे हो तो आप उसको, जैसे अगर आप सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप उनको डिफरेंट स्टोरीज़ बताओगे गांधी जी की, और हमारे जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, बड़े बड़े जो आंदोलनकारी लोग हैं, महात्मा गांधी जी हैं, है ना, बाल गंगाधर तिलक है, भगत सिंह है, इन सारी स्टोरीज़ के बारे में बताते हुए आप उनको डिफरेंट एग्जांपल्स देते हुए आप उनको चैप्टर समझाओगे। ठीक है, अब आप रटने की प्रणाली को समाप्त करने पर बल देता है ये। ठीक है, ये कहता है कि जो एजुकेशन है ना वो टीचर सेंटर नहीं है, वो किस पर बल देता है, वो चाइल्ड सेंटर पर बल देता है। राष्ट्रीय महत्व बिंदु के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वो कहता है कि हमें, NCF ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो हमें बच्चों के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, सांस्कृतिक मूल्य, उसके एथिक्स, मोरल वैल्यूज़, सब चीज़ों को डेवलप करना है। ठीक है, संवैधानिक मूल्य, सभी चीज़ों का विकास करना है। अब हम बढ़ते हैं NCF 2005 जो है इसकी विशेषता क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी विशेषता क्या है, हमें इसकी विशेषता ये है कि हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं ना वो हमें इनोवेटिव वे में पढ़ाना है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को जब उसकी नॉलेज हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो चीज़ों को उपयोग करना समझ जाए, उसको ज्ञान हो जाए, उसकी समझ हो जाए, उसको उपयोग करना सीखे, वो उसको विश्लेषण कर सके, संश्लेषण कर सके, निष्कर्ष निकाल सके, उसकी आलोचना कर सके। तो हमें क्या करना है, उसकी इमेजिनेशन पावर, उसकी जो थिंकिंग पावर है, ये सारी चीज़ों को डेवलप करना है। कॉग्निटिव लेवल जो है उसका संज्ञानात्मक विकास है, ये सब करना है। ठीक है, ताकि अब बच्चे के अंदर जब नॉलेज होगी तो वो बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करेगा, है ना। ये करिकुलम बेस्ड ना हो शिक्षा, है ना। ये कहता है कि जो करिकुलम है वो कैसा हो, वो रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें टाइम के साथ साथ उसके अंदर चेंज आए। जो चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है उनको ऐड किया जाए और जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको करिकुलम से हटाया जाए। आर्ट्स, साहित्य, संस्कृति, इन सारी चीज़ों को जोड़ने की बात करता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है ना आपकी, उस पर बल देता है। सहगामी क्रियाएँ जो होती है ना आपकी, जैसे कि आपकी जितनी भी पोस्टर एक्टिविटी हैं, डिबेट एक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों को भी कराना चाहिए ताकि क्लास में बच्चे जो हैं उनको अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिले। उनकी जो हेजिटेशन लेवल है, उनका जो स्पीकिंग लेवल है, उनका जो एटीट्यूड लेवल है, उनका जो पर्सनैलिटी लेवल है, सब डेवलप हो सके। उनके अंदर डेवलप करना है एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज़ है, गुडविल्स है, नॉलेज है ना। PCSE यानी कि उनका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट करना है। अब इसका सूत्र क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के प्रदान करने की बात करता है। NCF 2005 के प्रमुख बिंदु क्या हैं फ्रेंड्स, इस पर फोकस करता है कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो। ठीक है, ये कहता है कि विद्यार्थी को रटंत प्रणाली से मुक्त कराया जाए ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके। भारत सरकार के MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर ये जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता के अंतर्गत इसे लाया गया था। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत लाया गया था, तो किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत लाया था, ये लाया गया था आपका प्रोफेसर
यशपाल की अध्यक्षता के अंतर्गत लाया गया था इसको। यशपाल की जो समिति थी ना, उसके अंतर्गत इसको लाया गया था। ठीक है। एनसीएफ 2005 जो है ये कहता है कि 14 और 15 जुलाई 2004 की बैठक का ही परिणाम है। जो 15 या 14 जुलाई को बैठक हुई थी ना, उसका परिणाम है। वहाँ पे ये बात की गई थी एनसीएफ 2005 को लाने की। ठीक है। एनसीएफ 2005 बच्चों की इस बात पर फोकस देता है कि जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए वो उनको मातृभाषा में ही प्रदान की जाएगी, जो उनकी मदर टंग है उसके अंदर। और जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था ना आपका, कि मतलब हिंदी, इंग्लिश और उनकी रीजनल लैंग्वेज जो होगी वो मदर टंग और उनकी रीजनल लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है त्रिभाषा सूत्र में। ये कहता है कि टीचर को एज अ फैसिलिटेटर वर्क करना है, टीचर को सुविधादाता के रूप में काम करना है। क्योंकि अगर टीचर जैसा बच्चों को मोल्ड करेगा, बच्चे वैसे ही होंगे। अध्यापक जो है वो एक जलते हुए दिए की तरह है, जिसके प्रकाश से क्या होगा, चारों ओर उजाला होगा। अगर अध्यापक अच्छे से पढ़ाएगा, बच्चों को आइडल, बच्चों को मोटिवेट करेगा, जैसी चीज़ें टीचर में होंगी वैसी ही बच्चे के अंदर आएंगी, है ना। जैसा टीचर होगा वैसा ही बच्चा होगा। कहते हैं ना कि उसके जो गुण है ना वो बच्चों के अंदर आएंगे। तो ये ज़रूरी है कि टीचर जो है बच्चों के सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके, उसका विकास करे। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिएटिविटी, ब्रॉड माइंडेड, मतलब उससे ज्ञान का विकास करना है, संरचनावाद पे विकास करना है, रचनात्मकता पर विकास करना है, खुद बच्चा सारी चीज़ों को करे, है ना। बच्चों का करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल हो। अब शिक्षण सूत्र इसमें कौन से मैगजीम्स अपनाने चाहिए हमें बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। सूत्र मूर्त से अमूर्त, यानी कि जो चीज़ें वो पहले उनको वो चीज़ें दिखाएंगे जो चीज़ें वो देख करके समझे, फिर उनको इमेजिन करने वाली जो चीज़ सिखाएंगे। मूर्त वो होती है जो हमें दिखती है, अमूर्त चीज़ें वो होती है जो हमें नहीं दिखती, जो हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, जो बच्चों को नहीं दिखती और हमें बच्चों को इमेजिनेशन करना होता है। ज्ञान ज्ञात से ज्ञात, यानी कि बच्चों को जो चीज़ें आती हैं हमें उन्हें पहले उनका ज्ञान कराना है, फिर जो चीज़ें नहीं आनी उसका ज्ञान कराना है। अब इसका सुझाव क्या है, तो ये एनसीएफ 2005 के अंदर ये कहा गया कि बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। मारने पीटने की, बच्चों को किसी भी प्रकार अगर याद नहीं किया तो ये नहीं कि उसे पीटा जाए, ऐसा नहीं है। उसको समझाना चाहिए हमें प्यार से, क्योंकि प्यार की भाषा ही बच्चे समझते हैं। ठीक है। ये कहता है कि बच्चों को जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमें उसको पहले प्रीवियस नॉलेज हमसे पूछनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चों को कितना आता है और कितना नहीं आता है। ठीक है। ये CCE की बात करता है, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। इसके अंदर आपका फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आता है, राइट। फिर आप इसके अंदर डायग्नोस करके उनको रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो। उसके बाद आता है संवैधानिक मूल्यों का विकास करना है, एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, सारी चीज़ों को डेवलप करना है। ये कहता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस इन स्कूल मतलब ये कहता है कि स्कूलों में बच्चों को प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना है, बच्चों को प्रॉपर मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, बच्चों के लिए प्रॉपर लाइब्रेरी रूम होना चाहिए, बच्चों के लिए प्रॉपर प्लेग्राउंड होना चाहिए, बच्चों को हर तरीके की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जो स्कूल में दी जाती है। ये कहता है शिक्षा बिना बोझ के बच्चों को प्रदान की जाए, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, किसी भी प्रकार के तनाव की बात नहीं करता है, चाइल्ड सेंटर स्टडी की बात करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है, बच्चों के एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़, क्रिएटिविटी की बात करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है। ये कहता है कि जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। ये कहता है कि टीचर को एज ए फैसिलिटेटर वर्क करना है। ठीक है। ये नहीं कि टीचर सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन की बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यही गवर्नमेंट ने सुझाव दिया है कि हमें इस तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चा जो है वो अपने पाठ्यक्रम को सिर्फ एक बोझ ना समझे, सिर्फ उसे पास होने के लिए ना पढ़े, बल्कि अपनी नॉलेज को डेवलप करने के लिए पढ़े। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके थ्रू क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। ऐसे ही अन्य अपडेट्स और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो का फ्री PDF आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा जल्द ही। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।